अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जो है मैं आपके साथ जो हमारी स्टोरी थी जो कि हमने पढ़ी, इसकी समरी डिस्कस की, इसकी थीम्स जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। डे विल कम सॉफ्ट रेंज इज रिटन बाय रे ब्रैडबरी। नाउ विल कम टू द थीम्स ऑफ दिस स्टोरी। डे विल कम सॉफ्ट रेंज, इसमें जो है मेरे ख्याल में 3 थीम्स डिस्कस हुई हैं, ठीक है। जिसको मैंने इस स्टोरी को पढ़ा और जो थीम्स मेरे ख्याल में जो है वो 3 स्टोरी थीम्स हैं। ये आप देखें, देर आर 3 डिफरेंट थीम्स एक्सप्लोर्ड इन द रे ब्रैडबरी स्टोरीज दे विल कम सॉफ्ट रेंज। मेरे ख्याल में कि यहाँ पे 3 स्टोरीज हैं, सॉरी 3 थीम्स है जो स्टोरी में एक्सप्लोर की गई हैं, डिस्कस की गई हैं। उसको देखते हैं। द बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम इज दैट मेन काइंड इज द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड। मेरे ख्याल में सबसे अहम, बल्कि ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट थीम इसकी है, जो बेसिक थीम है स्टोरी की, वो ये है कि मेन काइंड इज द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड, कि इस दुनिया की खूबसूरती इंसान से है। Ray Bradbury refutes the idea of Socrates' tale, who believes that nature can survive and even thrive after the humans are vanished. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। रे ब्रैडबरी इनकार करता है, तरदीद करता है द आइडिया ऑफ Socrates' tale, वो Socrates' tale से इत्तेफाक नहीं करता है। Who believes, Socrates' tale ये यकीन रखती है that nature can survive and even thrive, कि नेचर जो है ना सिर्फ जिंदा रह सकती है इंसान के बगैर, इट इवन थ्राइव, बल्कि वो तरक्की करेगी, वो खुश होगी। आफ्टर द ह्यूमंस आर वैनिश्ड फॉर एवर, अगर इंसान हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए तो नेचर ना सिर्फ जिंदा रह सकती है बल्कि वो खुश होगी, वो मज़ीद तरक्की करेगी। ये Socrates' tale का यकीन है, लेकिन रे ब्रैडबरी इस आइडिया को नहीं मानता। In his story, Ray Bradbury showed that nature cannot survive without humans. रे ब्रैडबरी ने अपनी कहानी में ये शो किया है, ये बताया है कि इंसान जो है वो नेचर जो है वो इंसान के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। द डॉग डाइड आफ्टर सर्चिंग फॉर हिज ह्यूमन फ्रेंड्स मैडली। और डॉग जो है वो भी पार्ट ऑफ नेचर है, एनिमल्स पार्ट ऑफ नेचर हैं। और डॉग जो है वो मर जाता है, वो अपने ह्यूमन फ्रेंड्स के लिए पागलपन से उनको तलाश करता है। अगर वो मिल जाते तो शायद वो उसको बचा लेते, उसका इलाज कर लेते, लेकिन वो नहीं मिले। डॉग जो है पागलपन से उनको ढूंढता है, लेकिन वो मर जाता है। मतलब नेचर जो है इंसान के बगैर कुछ भी नहीं। द नेचर वॉज ब्लीक आउटसाइड द हाउस। हमें बताया गया था उस स्टोरी में कि उस घर के बाहर तमाम नेचर जो थी वो ब्लीक थी, तारीख थी, वीरान थी। नो बर्ड वॉज सिंगिंग, कोई बर्ड जो था वो गाना नहीं गा रहा था। इन नो ट्री वॉज हैप्पी, और कोई भी दरख्त खुश नहीं था। आफ्टर द पैरिशिंग ऑफ मैनकाइंड, इंसान के ख़त्म होने के बाद कोई भी दरख्त खुश नहीं था, कोई भी परिंदा गीत नहीं गा रहा था जिस तरह की सारा ने बोला था, Socrates' tale ने बोला था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। द फॉक्सेस वर लोनली एंड द कैट्स वर विनिंग। हमें बताया गया था कि वहाँ पर फॉक्सेस जो थे वो खेले थे, एंड द कैट्स वर विनिंग, और कैट्स जो थे वो विनिंग कर रहे थे। विनिंग का मतलब है वो फरियाद वाली, दर्द वाली, तकलीफ वाली आवाज़ें निकाल रहे थे। रे ब्रैडबरी ने इस स्टोरी में ये बताया है कि जब इंसान उस शहर से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है तो नेचर भी जो है वहाँ पर खुश नहीं होती। ये बेसिक थीम है और सबसे इम्पोर्टेंट थीम है इस स्टोरी की। सेकेंड थीम जो है इस स्टोरी की वो ये है, द सेकेंड इंपॉर्टेंट थीम इज़ द माइंडलेसनेस ऑफ मशीन्स। अगर आप देखें तो हर जगह मशीन्स हैं, और मशीन बहुत से काम कर रही हैं, फिर भी मशीन का दिमाग नहीं है। माइंडलेसनेस, बेपरवाही, बेवकूफ़ी है मशीनों की, कोई है ही नहीं और वो काम किए जा रहे हैं। ये शो करते हैं कि मशीन इंसान की जगह नहीं ले सकता, और मशीन के कोई जज्बात भी नहीं होते। Although machines have taken man's place in many fields and man is obsessed with technology, yet machines are devoid of human intellect and feelings. अगरचे मशीन ने इंसान की जगह ली हुई है कई शोबों में, कई फील्ड्स में, एंड मैन इज ऑब्सेस्ड विद टेक्नोलॉजी, और इंसान जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ ऑब्सेस्ड है। इंसान पर टेक्नोलॉजी छाई हुई है, इंसान हर जगह मशीन इस्तेमाल करना चाहता है और अपना काम आसान बनाना चाहता है। येट मशीन्स आर डिवॉइड ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड फीलिंग्स। फिर भी अगर आप सोचें तो मशीन जो है वो खाली है। डिवॉइड का मतलब वो खाली है, ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड फीलिंग्स, उसमें इंसान का दिमाग नहीं है और ना ही उसके जज्बात इंसान जैसे हो सकते हैं। द हाउस डिस्पाइट ऑफ इट्स एक्सीलेंट प्रोटेक्शन सिस्टम कैन नॉट सेव इटसेल्फ। अगरचे वो घर जिसके एक्सीलेंट प्रोटेक्शन, उसका जो है हिफाजती इंतज़ाम इंतहाई ज़बरदस्त था, उसके बावजूद इट कैन नॉट सेव इटसेल्फ, वो खुद को जो है नहीं बचा सका। द वॉइस इन द स्टडी वॉज रीडिंग पोइट्री एंड द स्टोव वॉज मेकिंग ब्रेकफास्ट व्हाइल द हाउस वॉज बर्निंग। ये बहुत जो है हमें मशीनों की वो जज्बात के बता, कोई जज्बात नहीं होते, वो नहीं समझते। जब वो मशीनें ख़तरे में थी, जब वो मशीनें मर रही थी, जब वो घर मर रहा था, उसके बावजूद उनको कुछ अंदाज़ा ही नहीं था, कुछ मशीनों को कुछ पता नहीं था। स्टोव जो था वो जो है ब्रेकफास्ट जो है वो बनाता जा रहा था, आग उसको काटी जा रही थी, स्टोव मज़ीद ब्रेकफास्ट बना रहा था, उसको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। और वो एक आवाज़ जो है वो स्टडी में म्यूज़िक के साथ आराम से खुशी से पोइट्री गा रही थी। द वॉइस इन द स्टडी वॉज रीडिंग पोइट्री।
स्टडी में जो आवाज़ थी वो नज़म गा रही थी, गीत गा रही थी। एंड द स्टोव वॉज मेकिंग ब्रेकफास्ट, और वो स्टोव जो था, वो चूल्हा जो था, वो ब्रेकफास्ट बना रहा था। वाइल द हाउस वॉज बर्निंग, जबकि वो उस दौरान वो घर जल रहा था। अकॉर्डिंग टू ब्रैडबरी, मशीन्स कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर मैन एज ह्यूमंस आर मैचलेस। ब्रैडबरी के मुताबिक मशीन इंसान की जगह नहीं ले सकते, सब्स्टिट्यूट वो इंसान का मुतबादिल नहीं हो सकते। क्योंकि मैन फॉर मैन एज ह्यूमंस आर मैचलेस, क्योंकि इंसान जो है और ह्यूमंस जो है वो मैचलेस होते हैं। वो जो है उनको कोई मुकाबिल नहीं है, उनको कोई मैच नहीं है। ब्रैडबरी हैज डिपिक्टेड द हॉरर्स ऑफ एटॉमिक बम, ये जो है दिस इज द थर्ड थीम, ये तीसरी जो है थीम है इस स्टोरी की। ब्रैडबरी हैज डिपिक्टेड द हॉरर्स ऑफ एटॉमिक बम इन हिज स्टोरी। ब्रैडबरी ने जो है साथ साथ हमें एटॉमिक बम की एक झलक, उसकी डिस्ट्रक्शन की एक झलक भी बताई है कि किस तरह जो है एटॉमिक बम जो है वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल होता है, किस तरह जीते जागते इंसान लम्हों में ख़त्म हो गए थे। ऑल्दो देयर इज़ नो डायरेक्ट रेफरेंस टू एटॉमिक बॉम्ब, अगर से उसने डायरेक्ट कुछ हमें कभी भी नहीं बताया, स्टोरी में जिक्र नहीं है बॉम्ब का या एटॉमिक बॉम्ब का, लेकिन हमें पता चलता है उस दीवार से जिस पर उस घर की जो तस्वीरें थी, लोगों के आउटलाइंस थे, वो जो है फिक्स हो गए थे। बट स्टिल हाउस ऑफ द फैमिली बर्न्ड इन द वॉल, लेकिन उस घर के लोगों के जो खद्दुखाल, जो आउटलाइन उस दीवार में जल गए थे, सजेस्ट दैट, उससे हमें आइडिया होता है दैट द सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय न्यूक्लियर बॉम्बिंग, कि वो सिटी जो थी वो न्यूक्लियर बॉम्बिंग से तबाह हुई थी। क्योंकि जब हिरोशिमा पर जो है वो न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई थी, तो इस तरह की शक्ल, इस तरह की तस्वीरें दीवारों पर, इस तरह की उनकी जो आउटलाइन जो थे वो बन गए थे, तो ये हमें उसकी याद दिलाती हैं। The story was published in 1950, just 5 years after the nuclear explosion on Hiroshima. वो स्टोरी, ये कहानी जो है वो 1950 में जो है पब्लिश हुई है, सिर्फ जो है 5 साल के बाद, हिरोशिमा पर जो वो धमाका हुआ था, सिर्फ उसके 5 साल के बाद जो था ये पब्लिश हुई थी। और वही महीना था अगस्त में जो है ये बॉम्बिंग भी हुई थी, और अगस्त में जो है इसने स्टोरी भी लिखी थी, जिससे ये जाहिर होता है कि ब्रैडबरी जो था इस न्यूक्लियर बॉम्बिंग की तरफ इशारा कर रहा था, वो बता रहा था। साथ साथ में उसकी एक ये थीम भी थी कि बॉम्बिंग जो थी वो कितनी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होती है। तो ये वो जो है थीम्स थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। होपफुली जो है आपको क्लियर हो गया होगा, इसकी समझ आ गई होगी।